बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहला सवाल है, नेम द फर्स्ट मदरसा एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश पीरियड है उस पीरियड में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे मदरसे बने हैं। ज़्यादातर जो अभी जो प्रोमिनेंट मदरसाज हैं या स्कूल जो मुसलमानों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं उनमें से जो मेजर इंस्टीट्यूशन है जिनका बड़ा असर है वो ज़्यादातर वही है जो ब्रिटिश पीरियड में बने हैं। तो ये सब के सब तकरीबन ब्रिटिश पीरियड के ही हैं। मदरसा निज़ामिया हैदराबाद, मदरसा आले कोलकाता और नदवतुल उलमा लखनऊ और जामिया शरफिया। अब इसमें ये बताना है आपको कि सबसे पहला कौन सा है तरतीब में इनमें। मदरसा आलिया कोलकाता 1781। हाँ, ये 1781 में बना था। और इससे भी पहले एक और मदरसा बना था, वो कौन सा था? मदरसा आलिया रामपुर। हाँ, वो मदरसा आलिया रामपुर है, वो 72 में बना था, है ना। तो इसमें दूसरे वाला जो है ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। मदरसा आलिया कोलकाता जो है ये इनमें से तरतीब के एतबार से सबसे ज्यादा पहला होगा, क्योंकि मदरसा निजामिया जो है ये 1876 में बना था, तकरीबन पूरे एक सेंचुरी के बाद। और नज़्मुल उलमा भी उसके भी बाद में 1896 के आसपास, 98 में। और फिर जामिया शरफिया उसके भी बाद तकरीबन ये 20th सेंचुरी में बना है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए। सुल्तान अब्दुल मजीद, सुल्तान बायजीद फर्स्ट, सुलेमान कानूनी, सुल्तान मुराद सेकंड, सुल्तान मोहम्मद फातेह। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? सुल्तान बेयजीद फर्स्ट। बायजीद फर्स्ट जो है सबसे पहले आएगा, और फिर उसके बाद मुराद आएगा, मुराद सेकंड, और फिर उसके बाद मोहम्मद फातेह, क्योंकि मुराद सेकंड के बेटे ही। और उसके बाद जो है सुलेमान कानूनी और अब्दुल मजीद जो है ये इनमें सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि अब्दुल मजीद जो है वो महमूद सानी के बाद आते हैं, और महमूद सानी के बाद अब्दुल अजीज, और फिर उसके बाद मुराद आता है बीच में, और फिर सुल्तान अब्दुल हमीद आता है। तो इनमें तरतीब के एतबार से सबसे पहले जो है वो बायजीद अव्वल है, तो इसका ऑप्शन सही फोर्थ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक इक़्दुल फरीद। इक़्दुल फरीद जो बुक है, किताब है, ये असल किस टॉपिक की किताब है? इक़्दुल फरीद असल में लिटरेचर की किताब है, और ये इब्ने अब्द रब्बा की किताब है। याद रखिए जो है लिटरेचर या लैंग्वेज की किताब है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन उमैयाद रूलर। यहाँ रूलर्स हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा उमवी हुकूमत से ताल्लुक नहीं रखता। तो अमीर मुआविया, उमर बिन अब्दुल अजीज, मरवान बिन हकम, वासिक बिल्ला। वासिक बिल्ला। तो वासिक बिल्ला जो है इसमें आंसर है इसका सही, क्योंकि ये अब्बासी हुक्मरान है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स आर फ्रॉम खवारिज। खवारिज के कुछ फिरके हैं, उसके हजारों फिरके थे तकरीबन, लेकिन उनमें से कुछ प्रोमिनेंट हैं जिनका जो उनमें से कुछ अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा बिलोंग करता है। और सिर्फ दो पूछे हैं ऑप्शन में, कोई दो हैं वो आपको बताने हैं। तो अजारिका, इमामिया, अब्बासिया, हुजैलिया और निजामिया, कौन कौन से हैं इसमें जिसका ताल्लुक खवारिज से है? अज़ारिक़ा और अब्बासिया। हाँ, नाफे बिन अजरक के जो मानने वाले थे वो अजारिका कहलाते थे, और ये जो अब्बादिया है ये आज भी हैं। अब्बासी जो है कौन से इलाके में पाए जाते हैं? दुबई साइड, हाँ, दुबई। शारजाह। दुबई का जो इलाका है, और खासतौर से उम्मान में इनकी सबसे ज्यादा तादाद है, वो उम्मान के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो ए और सी इसका सही आंसर है, यानी पहले वाला ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है।
मोहम्मद अल फातिह कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन दिस ईयर, कौन से साल में फतह किया था उसने उसको, कॉन्स्टेंटिनिया को? 1453 हाँ, तो पहले वाला इसका ऑप्शन है 1453। हु इज नॉट अ मुअल्लकात पोएट, मुअल्लकात के शायर में कौन नहीं है इन वालों में से? तो जुहैर इब्न अबी सुलमा, अंतरा इब्न अबी शद्दाद, और अम्र इब्न कुलसूम, और आशा। आशा। हाँ, आशा ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले तो मुअल्लकात सबा में आते हैं, और आशा जो है मुअल्लकात सबा में नहीं आता है। अगर मुअल्लकात आशरा 10 मुअल्लकात की बात आ रही है, तो फिर आशा जो है, आशा इब्न मैमून फिर आता है। अगेन इसमें भी डिस्कशन है, मैंने पहले एक बार जिक्र भी किया था कि कुछ लोग मुअल्लकात सबा में कुछ तो फिक्स है, जैसे मसलन इमराउल कैस है, ये बिल्कुल तय है कि भाई मुअल्लकात सबा में है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग किसी को रखते हैं मुअल्लकात सबा के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी और को मुअल्लकात सबा में रखते हैं। तो यहाँ पे जी लेकिन अभी जो जी जी अभी जो पेपर आया था उसमें भी आशा का ऑप्शन था। तो आशा जो है मुअल्लकात के शायरों में नहीं है, मुअल्लकात सबा में नहीं है। अच्छा, हस्सान इब्न साबित इज अ पोएट ऑफ, हस्सान इब्न साबित किस किस दौर का शायर है? इसमें दो ऑप्शन छांटने हैं आपको। तो अब्बासीद पीरियड, प्री इस्लामिक एज, उमैयाद पीरियड, इस्लामिक पीरियड, फातिमीद पीरियड, कौन से पीरियड से ताल्लुक है इनका? फिर इस्लामिक पीरियड और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, इस्लामिक पीरियड। हाँ, यानी बी और डी इसका सही ऑप्शन है, तो बी और डी यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अज़हरा सिटी इन कोर्डोवा इज नेम्ड आफ्टर, जो अज़हरा सिटी है जो स्पेन के अंदर था, ये किसके नाम पे बनाया गया था? मेड इन द प्लेस पैलेस, द वाइफ ऑफ द कैलिफ अब्दुर्रहमान थर्ड, द वाइफ ऑफ हाजिब मंसूर द फेमस पोएटिस्ट इन द पैलेस। तो कौन था? अब्दुर्रहमान थर्ड की वाइफ थी, अब्दुर्रहमान ईसाई थर्ड वाइफ। की वाइफ। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही आएगा इसका। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इनकी तरतीब आपको बतानी है। इब्न अब्द रब्बा, शेख मोहम्मद अब्दुहू, हसन अल बन्ना, कासिम अमीन, अल कवाकिबी, इसमें सबसे पहले कौन आएगा तरतीब में? ये इब्न अल रब्बी। हाँ, इब्न अब्द रब्बा, क्योंकि स्पेन से ताल्लुक है इनका, 13 या 12th सेंचुरी से अर्ली पीरियड के हैं। और जबकि ये बाकी सब जो है मॉडर्न पीरियड के हैं सब के सब। ये शेख मोहम्मद अब्दू हो गए, हसन बन्ना, कासिम अमीन और अल कवाकिबी। अब ये बताएं इनमें कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा इब्न अब्द रब्बा के बाद? शेख मोहम्मद अब्दू, इनकी कुछ 19 या 1849 अराउंड है, 1849। 19 का तो सवाल ही नहीं आना चाहिए, 1949 में कैसे पैदा हो जाएंगे? जी जी 1849 के अराउंड ही इनके कुछ बर्थ देते। हाँ, तो 1849 ही है सलीम की। तो उसके बाद जो है इब्न अब्द रब्बा के बाद कौन आएंगे? शेख मोहम्मद अब्दू। फिर इसके बाद ये हसन बन्ना सबसे बाद में आएंगे। तो इस एतबार से ये वाला सूटेबल होगा, लेकिन इन्होंने ना एक में गड़बड़ कर रखी है, कासिम अमीन और अल कवाकिबी, अब्दुर्रहमान अल कवाकिबी के बीच में। तो असल में डी और ई ये आगे पीछे होना है। सर नंबर बोल दें, पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन सा? इसमें जो क्या नाम है, अब्दुर्रहमान अल कवाकिबी है, अब्दुर्रहमान अल कवाकिबी पहले और कासिम अमीन उनके बाद के थे। सर तो लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में हसन बन्ना, क्योंकि हसन बन्ना की पैदाइश है 1906 में। जबकि इस टाइम तक तो आते आते तकरीबन सबका इंतकाल हो गया है। शेख मोहम्मद अब्दू है, इनका जो ड्यूरेशन है ये 1902 ईयर कितने तक है?
जबकि इनकी पैदाइश 1906 में हो रही है। तो जब इनकी हसन बन्ना की पैदाइश हुई है तब उस जमाने में तकरीबन आते आते इनका सबका इंतकाल हो गया था। तो इसलिए जो है सबसे लास्ट में यही आएगा अब्दुर्रहमान अल-कवाकिब, सॉरी ये हसन बन्ना। द प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना इन द ईयर ऑफ, कौन से साल में हिजरत करके गए थे अल्लाह के रसूल? 622, 620, 623, 625, कौन से साल में गए थे हिजरत करके? 622। 622, हाँ फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। Who among the following Islamic scholars is not from the Egypt, कौन से इस्लामिक स्कॉलर है जो जिसका ताल्लुक इजिप्ट से नहीं है? तो हसन बन्ना शहीद, अली अब्दुल राजिक और रशीद रजा और अली शरीयती, कौन है इनमें से जो इजिप्ट से नहीं है? अली शरीयती कहाँ के रहने वाले थे? अभी पढ़ाने इनके बारे में, ये ईरान से थे असल में, है ना। रशीद रजा ये भी मिस्र से थे, अब्दुल राजिक ये भी मिस्र से थे। ऐसे ही याद रखो इनको, एटलीस्ट यहाँ पता तो चल गया आपको। तो हसन बन्ना भी मिस्र से हैं, अली अब्दुल राजिक भी मिस्र से हैं और रशीद रजा भी मिस्र से हैं। अली शरीयती जो है ये ईरान के रहने वाले हैं और यही वाली शरीयती है जिनके जो ईरान में जो रेवोल्यूशन आया था और उसमें अचानक से जो एक आग की तरह जो इनकलाब की जो लहर थी वो फैली थी, उसमें एक बड़ा सबब ये था कि अली शरीयती को जो है क्या नाम है, इंग्लैंड में बरतानिया में जाकर सावाक जो वहाँ की इंटेलिजेंस थी अहमद रजा शाह पहलवी की, उसने जाके उसको क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। तो अली शरीयती का ताल्लुक ईरान से। सर ईरान में ही तेहरान है। हाँ, तेहरान किसकी कैपिटल सिटी है? इराक की? नहीं, ईरान। ईरान। जी है तो यार, इतना तो सिंपल मैं तो मेरे को तेहरान याद आ रहा था पर ईरान नहीं याद आ रहा था। तो ये 1979 में इन्होंने ईरान में रिवॉल्यूशन लाए थे ना? ये रेवोल्यूशन नहीं लेके आए थे, ये कोज बने थे, रीजन बने थे। इनका मर्डर जो था वो एक रीजन बना था, और जो इमाम खुमैनी है उनके बेटे का मर्डर, और फिर ये कि उन पर देश गद्दारी का इल्जाम, और फिर पीछे से एक सिलसिला चला आ रहा था। वो मतलब हुकूमत जो थी वो कुछ खास लोगों को वो मजे मार रहे थे, आवाम जो है वो बेचारी भूखी मर रही थी, तालीम की सही प्रॉपर उनके पास इंतजाम नहीं थी, सारी पावर मिलिट्री के हाथ में दे दी थी। वो चाहता था, जो बादशाह था, कि मिलिट्री को आप सपोर्ट करिए तो मिलिट्री आपके साथ रहेगी, मिलिट्री आपके साथ तो जैसे हाथ में डंडा उसके हाथ में भैंस, वो ये समझ रहे थे। लेकिन अल्टीमेट ये हुआ कि आवाम ने फिर उखाड़ के फेंक दिया उनको। Which two Indian cities have been mentioned in किताबुल हिंद? किताबुल हिंद में कौन सी दो हिंदुस्तानी शहरों का जिक्र है? कश्मीर, मुंबई, बनारस, लखनऊ, चंडीगढ़, बताओ कौन है? बनारस और कश्मीर। हाँ, बनारस और कश्मीर का जिक्र है, क्योंकि ये कदीम जमाने से ही यहाँ पे ब्राह्मण काफी सारे लोग रहते थे, और अलबेरूनी खास तौर से उसने हिंदुस्तान में आके यहाँ की जुबान सीखी, यहाँ के कल्चर, यहाँ के मजहब को आके सीखा, और उस जमाने में जो इसके माहिरीन थे ज्यादा है तो बनारस में रहते थे या फिर कश्मीर में। कश्मीर के तो ज्यादातर लोग मुसलमान हो गए, लेकिन बनारस में अभी भी डोमिनेंट वही सब लोग रहते हैं, पंडित वगैरह रहते हैं। तो इसमें ए और सी, थर्ड ऑप्शन जो है उसका सही। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे क्रोनोलॉजी फिर से पूछी इन्होंने कि कौन सा सेक्ट, कौन सा फिरका जो है वो पहला है, कौन बाद में है। तो कदरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, सॉरी ऊपर वाला कादरिया है वो, नक्शबंदिया और शत्तारिया। तो बताएं इसमें से कौन सा सिलसिला पहले आएगा? खादी आएगा फिर सरवर्दी आएगा। हाँ, इसमें इस तरतीब के एतबार से जहाँ ये तरतीब दी हुई है इसके एतबार से तो वही आना चाहिए, सोहरवर्दिया और फिर कादरिया। लेकिन जो असल तरतीब है वो कादरिया नहीं है, बल्कि वो चिश्तिया सिलसिले से आती है, क्योंकि इसहाक शामी जो है वो अब्दुल कादिर जिलानी से भी पहले के, और उन्हीं की तरफ असल ये सिलसिला मंसूब है। तो इस वजह से जो है सही क्रोनोलॉजी जो है वो बी से शुरू होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो शुरुआत जो है वो ए से शुरू होगी, कादरिया फिर सोहरवर्दिया, ए और सी। तो ये थर्ड वाला जो है, सेकंड वाला जो है ये ऑप्शन होगा। और ए, सी,
और फिर बी, फिर उसके बाद जो है शत्तारिया और फिर नक्शबंदिया। द जी रूलर हमको हु, बुक में जी हमको बुक में भी खादरा से स्टार्ट है, फिर खादरा है, फिर उसके बाद सौरवर्दी है। देखो असल में जो स्कॉलर्स होते हैं ना, उनमें कुछ चीजों को लेके डिस्प्यूट रहता है। अब जिसने कहीं जो लिखा है वो यही मान के चल रहा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही असल उसके फाउंडर हैं। लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने कई सारी किताबें देखी, अबू इसहाक शामी, अगर मतलब अगर चैलेंज करने की नौबत आए तो चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस सिलसिले के बानी नहीं है। इस सिलसिले के असली बानी अबू इसहाक शामी है, जो कि अब्दुल कादिर जिलानी से भी पहले के कुछ लोगों ने वही लिखा है और ज्यादा ऑथेंटिक भी वही है। लेकिन ये है कि ऑप्शन में इस तरह नहीं है, तो इस एतबार से ये चल जाएगा, ठीक है। द रूलर हु कॉन्कर्ड अमूरिया, अमूरिया को किसने फतह किया था? मुअत्तसिम बिल्ला। हाँ, मुअत्तसिम बिल्लाह। ये अभी रिसेंटली जोग्राफिया का जो दिखा रहे थे उसमें बताया था। तो मामून रशीद, मुअत्तसिम बिल्लाह, वासिक बिल्लाह, उबैदुल्लाह। तो बेसिकली मुअत्तसिम बिल्लाह ने अमूरिया को फतह किया था। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे आपको मैच करना है क्रोनोलॉजी, किसका ताल्लुक कहाँ से है। इजिप्ट, ईरान, इराक, साइप्रस, यानी किसने किसको फतह किया, एक तरह से ये है। तो इजिप्ट को इनमें से किसने फतह किया था? अमीर मुआविया, उमर बिन खत्ताब, अमर बिन आस, खालिद बिन वलीद। कौन आएगा इसमें से? अमर बिन आस। विनाश मिश्र। अमर बिन लास, अमर बिन लास। और ईरान के साथ कौन आएगा? ईरान जो है हजरत उमर के जमाने में फतह हुआ, और इराक जो है वो खालिद बिन वलीद, और साइप्रस जो है वो हजरत अमीर मुआविया के जरिए फतह हुआ है ना। उन्होंने मुहिम भेजी थी और एक लश्कर भेजा था हजरत उस्मान के जमाने में। तो इसमें ए के साथ जो है वो 3, तो ए के साथ 3 है, तो तीसरे वाला ऑप्शन है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मोहम्मद फर्स्ट, हकम फर्स्ट, हिशाम फर्स्ट, मुंजिर फर्स्ट, और अब्दुल रहमान सेकंड। तो क्रोनोलॉजी बताइए, इसमें कौन पहले आएगा? समझ में तो आगे हो ना कहाँ के हैं हुक्मरान सभी? जी ये स्पेन के, उमय्यदीन स्पेन। उमैया हाँ, से ये स्पेन के हुक्मरान। तो बताएं कौन है इसमें? हिशाम हक्काम और अब्दुल रहमान थर्ड, फिर मोहम्मद फर्स्ट, मुंजिर। अब्दुल रहमान सेकंड से पहले आएगा मुंजिर। जी लास्ट में आएगा मुंजिर, मोहम्मद फर्स्ट के बाद आएगा लास्ट डी। तो सबसे पहले इनमें कौन आएगा? हिशाम अव्वल। शाम। तो सी, और फिर उसके बाद हकम अव्वल। हकम हकम अव्वल। तो सी के बाद फिर बी, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका, है ना। और फिर उसके बाद जो आएगा अब्दुल रहमान सेकंड आएगा, फिर उसके बाद मोहम्मद अव्वल, और फिर लास्ट में जो है मुंजिर आएगा, ठीक है। क्योंकि मुंजिर के बाद एक दो हुक्मरान आते हैं और उसके बाद सीधा फिर कौन आता है? अब्दुल रहमान थर्ड आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका। ऑथर ऑफ तोहफतुल मुजाहिदीन, तोहफतुल मुजाहिदीन एक किताब है, इसके ऑथर कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है? जैनुद्दीन मल्याबारी, बाकर मदरासी, शाह वलीउल्लाह, काजी अतर मुबारकपुरी। किसने लिखी बताओ? जैनुद्दीन मलियाबारी, मालाबार के रहने वाले थे ये। और पुर्तगाली को जो हमला है उसके खिलाफ जो जंग हुई थी, उस इलाके के मुसलमानों ने जो उनके खिलाफ जंग लड़ी थी, दरअसल उसकी तारीख पर मबनी है ना, याद रखिए इसको। ये पहले कई बार आ चुका है सवाल में, इसमें भी है देखो, और पहले भी है एक दो बार। तो तोहफतुल मुजाहिदीन जो है जैनुद्दीन मलियाबारी की है, और मौजू क्या है इसका? किन से जंग पे मबनी है? पुर्तगालियों के साथ, ठीक है। सर जी बोलिए। अभी आपने इसके बारे में क्या बताया कि किस मजमून पर है ये? टॉपिक है इसके, इस तोहफतुल मुजाहिदीन, ये हिस्ट्री की किताब है। और इस कौन सी हिस्ट्री है? जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी मलेबार के इलाके में, जब पुर्तगाली आए थे ना, और वो वहां पे कब्जा करना चाहते थे, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री है ये।
द ऑथर ऑफ तारीख रुसुल वल मुलूक, जो किताब है तारीख रुसुल वल मुलूक, इसका ऑथर कौन है, मुसन्निफ कौन है इसका? इमाम राजी, तबरी? तबरी। हाँ तबरी। ये तारीख तबरी के नाम से बहुत मशहूर है। ये तारीख रुसुल वल मुलूक, एक और नाम आता है इसका तारीखुल उममी वल मुलूक के नाम से भी। इसके दो नाम हैं, तारीख रुसुल वल मुलूक भी आ सकता है और तारीखुल उममी वल मुलूक भी आ सकता है, और ये इमाम तबरी की तारीख की किताब है ना। फाइंड आउट द ईयर्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द अब्बासीद कैलिफेट। अब्बासीद कैलिफेट, उसकी शुरुआत कब होती है और खात्मा कब होता है? आपको दो ऑप्शन चूज करने हैं इसमें से, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या है और लास्ट। तो ए और बी। हाँ, ए और बी। 750 में शुरुआत होती है इसकी और 1258 में ये खत्म हो जाती है। तो ए और बी इसका ऑप्शन है, यानी 4। Countries that supported the first UN resolution for the formation of Jewish state in Palestine. फिलिस्तीन में जो ज्यूश स्टेट बनाने के लिए जिन कंट्रीज ने वकालत की थी, वो कौन कौन सी कंट्रीज थी? सबसे पहले चाइना, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटिश, स्वीडन। कौन है इनमें बताओ? यूएस एंड हाँ, ब्रिटिश। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटिश। तो बी और डी इसका ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। स्वीज कनाल बिकेम ऑपरेशनल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, जो स्वीज कनाल है वो किस दौर में चालू हुई थी, यानी किस जमाने में वो ऑपरेशनल हो गई थी? कौन से हुक्मरान का दौर था वो? तौफीक पाशा, इस्माइल पाशा, इब्राहिम पाशा, कुन फारूक। बताओ कौन है? जो मोहम्मद अली पाशा के बेटे थे, इस्माइल पाशा। हाँ हाँ, इस्माइल पाशा के जमाने में हुई थी। तो इस्माइल पाशा जो है वो 1869 में ही हुक्मरान बने थे, और उसी जमाने में इत्तेफाक से इसका ऑपरेशन, मतलब ये ऑपरेशनल हो गई थी। स्वीज कनाल बननी कब शुरू हुई थी? 1862। 1862 में बनना शुरू हुई थी। कहाँ पढ़ा आपने? शायद सर वो स्कूल था शायद, फिर वो अगर ये नहीं है वो तो। स्कूल है। 1859 में शुरू हुई थी और 1869 में ये ऑपरेशनल हो गई थी। यानी इसकी जो खुदाई थी वो 59 में हो गई थी शुरू, और 10 साल का ड्यूरेशन लगा था इसमें, और फिर ये 1869 में ऑपरेशनल हो गई थी। और ये इस्माइल पाशा का जमाना है, और उससे पहले जो है वो इब्राहिम का जमाना रहा। Who are among the writers of फतवा आलमगीरिया? फतवा आलमगीरिया के राइटर्स में कौन कौन आते हैं? इसमें नीचे नाम दे रखे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मेहदी जौनपुरी, हाजी मोहम्मद हसन जौनपुरी, निजामुद्दीन बुरहानपुरी, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी और शेख मोहम्मद अफजल इलाहाबादी। तो बताइए कौन है इसमें, आंसर में कौन आएगा? नहीं पता? नहीं। देखो, मेहदी जौनपुरी नहीं है। मेहदी जौनपुरी का ताल्लुक किससे है? महदवी तहरीक है ना, उसके उसका बानी कौन है? जो महदवी मोमेंट है वो यही तो है, क्या नाम है, मेहदी जौनपुरी। तो इनका ताल्लुक इससे नहीं है, फतवा आलमगीरिया से नहीं है, बल्कि ये तो बहुत पहले के जमाने के, क्योंकि सल्तनत पीरियड का जमाना है। सिकंदर लोधी लोधी डायनेस्टी है, उस जमाने में इनका उरूज हुआ था मेहदियों का। अच्छा, फिर है काजी मोहम्मद हुसैन जौनपुरी और निजामुद्दीन बुरहानपुरी। तो ये दोनों हो सकते हैं। अभी कौन नहीं हो सकता, अभी और देखो। मुहिबुल्लाह इलाहाबादी। मुहिबुल्लाह इलाहाबादी तसव्वुफ की दुनिया के आदमी थे, तरफ फिक़ह की बजाय इनकी जो असल शनाख्त थी वो किस एतबार से थी? तसव्वुफ की, और वहदतुल वजूद को लेके एक बड़ी वो थे। शेख मोहम्मद अफजल इलाहाबादी, अगेन ये भी तसव्वुफ की दुनिया के। तो इल्मी एतबार से जो फतवा आलमगीरी से इनका जो ताल्लुक था वो काजी मोहम्मद हुसैन जौनपुरी है और निजामुद्दीन बुरहानपुरी। तो ये बी और सी इसका सही ऑप्शन है, यानी फोर्थ। ठीक है।
सर आपने जो मेहदी मूवमेंट बताई, ये किधर आई थी? मेहदवी जो मूवमेंट, ये असल में हुआ ये था कि ये इधर ये दक्कन के इलाके में ये तहरीक शुरू हुई थी। लेकिन उसमें इसके असल जो शुरू में जो तहरीक शुरू हुई थी, वो जो जौनपुरी साहब थे, ये एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए डिबेटर बहुत मशहूर थे और एक काबिल आदमी के तौर से मशहूर थे। लेकिन जब ये हज करने गए ना, तो वहां से जब आए और ये गुजरात आके ठहरे थे, तो गुजरात में आने के बाद इन्होंने दावा किया था कि मैं मेहदी मौऊद हूँ, और वहीं से मेहदवी तहरीक का आगाज होता है। तो इनका जो इब्तदाई दौर है उस जमाने में, तो इनकी एक बड़े आलिम के तौर से और बहुत लोग इनके अकीदतमंद थे, इस तौर से उनकी शनाख्त थी। लेकिन जो मेहदवियत का इन्होंने दावा किया था, दरअसल वो हज पे से आने के बाद किया था, और हज से आकर वो जहाँ ठहरे थे वो गुजरात का इलाका है जहाँ पर उन्होंने अपनी मेहदवी तहरीक को फरोग दिया था, और वहीं पे सबसे ज्यादा अकीदतमंद लोग बने होते हैं ना। समझ में आ गया? सर उस वक्त जी। किसकी उस वक्त किसकी हुकूमत थी? उस जमाने में हुकूमत किसकी थी यहाँ हिंदुस्तान में? जी। लोधी हुकूमत थी तब। लोधियों का जमाना था, वो लोधियों की हुकूमत का दौर था। असल में इसकी जो शुरुआत होती है ना, लोधी हुकूमत से पहले कौन सी हुकूमत थी? सईद। सादात डायनेस्टी। सादात डायनेस्टी के जमाने में असल इसकी शुरुआत होती है। लेकिन सादात डायनेस्टी के जमाने में इनको सपोर्ट नहीं मिला था, और ये बड़े कसमुपरसी की हालत में थे, और लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे। सिर्फ जो उनके मुरीद थे वही, और ये इतने एक्सट्रीम पे चले गए थे, असल में वो सिर्फ मेहदवियत से आगे बढ़ के ही हो गया था। तो जो शख्स इनको मेहदी मऊद भी मानता था, उसको काफिर कहते थे सीधा। तो इसलिए बड़ा मसला बन गया था बहुत ये। तो किसी भी तरह से इनको आगे जाकर थोड़ी सपोर्ट सिकंदर लोधी के जमाने में मिली इस तहरीक को। तो जब सिकंदर लोधी के जमाने में इनको थोड़ी ढील मिल गई, उसी जमाने में उन्होंने बड़े हाथ पांव मारे। लेकिन फिर जो मुगल दौर आता है, उस जमाने में उलमा ने इल्मी एतबार से, दलाइल के एतबार से, जैसे शेख अहमद सरहिंदी वगैरह हैं, इन्होंने जहाँ फितने अकबरी जो था उसका रद्द किया इन्होंने बाकायदा। इनके खिलाफ भी इन लोगों ने काम किया, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने और शेख अहमद सरहिंदी वगैरह ने। जो मेहदवी जो फितना था, ये इसके खिलाफ भी उन्होंने काम किया। इंडियन स्कॉलर्स हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ कैलिफ हारून रशीद। हारून रशीद के दरबार में जो हिंदुस्तानी स्कॉलर गए थे कभी किसी जमाने में, उनमें से कौन कौन है? दनका, बैदबा, मनका, ताहिर, विष्णु शर्मा। कौन कौन है बताओ इसमें? दनका और मनका। हाँ, दनका मनका जो है ये दोनों के दोनों गए थे। शर्मा जी नहीं गए थे, और ताहिर भी नहीं गया था, और बैदबा जो है तो फलसफी। इसका तो ताल्लुक किस जमाने से है? जो पहले की डायनेस्टी थी सासानीद एम्पायर, उसके जमाने से इसका ताल्लुक है। तो दनका और मनका ये दो ऐसे स्कॉलर थे जो हिंदुस्तान से गए थे। तो ए और सी इसका सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। द कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन 1967 अरब इजराइल वॉर। जो 1967 की अरब इजराइल वॉर हुई है, उस वॉर में कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? सीरिया, टर्की, इजिप्ट, यमन, तंजानिया। बताएं। दो कंट्री आपको वो करनी है इसमें चूज। सीरिया एंड इजिप्ट। हाँ, सीरिया और इजिप्ट ने पार्टिसिपेट किया था। तो ए और सी सही आंसर है इसका। इसलिए कि अच्छा, इन कंट्री में वो बताओ कौन सा मुल्क है जो इसराइल को एज ए कंट्री उसने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया? तुर्की। टर्की ने उसको फॉर्मेशन के फौरन बाद ही रिकॉग्नाइज कर दिया था, क्योंकि वहां पे कमाल अतातुर्क की आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग थे, जो कि एकदम फुल वेस्टर्न उसको सपोर्ट करते थे। और तुर्की को जो नेटो की मेंबरशिप मिल गई थी, शायद उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसका जो ऑप्शन है सही, वो तो ए और सी है। नेम द उमैयाद कैलिफ हु ऑर्डर्ड फॉर कॉइन मिंटिंग इन अरबिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्कों के ढालने के लिए जिस किसी अरब कैलिफ ने हुक्म दिया था, वो कौन था? मुआविया, अब्दुल मलिक,
हिशाम अब्दुल मलिक जो है उसी ने दरअसल ये क्या नाम है, ये काम किया था। Which of the following moment are not formed? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए, बहुत से लोग इसमें गलत फहमी फैलाते हैं, वो ये कि अरबों ने क्या किया, जबरदस्ती अपना कल्चर लोगों पे थोपा। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग उसमें रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, झूठ है। असल में अमीर मुआविया, ये क्या नाम है, अमीर मुआविया के बाद खासतौर से ये जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग इलाकों में अलग अलग इलाकाई जुबानों में एडमिनिस्ट्रेशन की जो दस्तावेज थी, वो इंतजामिया की, वो सारी लिखी जाती थी। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये मशवरा दिया गया अब्दुल मलिक को कि सबसे बेहतर दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं उनके यहाँ सबके सब एक यूनिफाइड सिस्टम रहता है। जैसे रोमन्स के यहाँ क्या था, चाहे इलाकाई जबान कोई भी बोलता हो कोई, लेकिन उनकी जो इंतजामिया की जबान थी वो एक थी। उससे ये होता है कि हुक्मरान को हर चीज से बराह रास्त वाबस्ता होने का मतलब बराह रास्त वाकिफ रहने का मौका मिलता है। तो उसी यूनिफॉर्मिटी की वजह से ये किया गया था कि सबकी जो इलाकाई जबान है वो अपनी जगह, लेकिन अरबी जुबान में भी सबकी दस्तावेज तैयार होंगी। तो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो है वो अरबी जुबान को बनाया गया था। अब जैसे हिंदुस्तान में जितनी भी दस्तावेज हैं वो चाहे हिंदी में तैयार हो, बंगाली में तैयार हो, तमिल में या मलयाली में तैयार हो, लेकिन इंग्लिश में जरूर तैयार होते हैं सबको सब। तो वैसे ही अरबी जुबान जो है वो एक मेन लैंग्वेज की तरह बन गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे लैंग्वेज का खात्मा कर दिया था सिरे से। तो ये फर्क याद रखिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की मेन स्ट्रीम लैंग्वेज अरबी को बनाया गया था और अरबी जुबान में सिक्के छापे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी जबानों का सिरे से बाइकआउट करके